नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भवः में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भवः में इस बार बात कैंसर की। कैंसर एक भयानक और घातक रोग माना जाता है और पिछले कुछ सालों से ये बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। अक्सर लोगों को कैंसर का पता उस समय लगता है जब वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय तक काफी देर हो चुकी होती है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मकसद लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण समय पर पता लगा लेने पर इस पर जीत हासिल की जा सकती है। और कैंसर पर बात करने के लिए हम 3 पैथी के विशेषज्ञ अपने स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर वीजी हुद्दर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गोगिया और इसके अलावा होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर शाजी कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप कैंसर से जुड़ा कोई भी सवाल आज हमसे सीधे पूछ सकते हैं और ये तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं और हमारे जो फोन नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और ईमेल पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कैंसर। आधुनिक जीवन शैली और खान-पान की बिगड़ी आदतों के चलते दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर जैसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। समय पर अगर इस बीमारी का पता ना चले और इलाज ना किया जाए तो ये इंसान को मौत के मुंह में ले जा सकती है। आधुनिक जीवन में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक कैंसर की घातक बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कैंसर शरीर की कोशिका या कोशिकाओं के समूह की असामान्य और अव्यवस्थित वृद्धि है, जो एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। हर गांठ कैंसर युक्त हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कैंसर युक्त गांठ अत्यंत घातक होती है और ये असाधारण रूप से और तीव्र गति से आकार में बढ़ती है और दूसरे अंग को प्रभावित कर सकती है। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के कैंसर प्रभावित करते हैं, जिनमें स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा यानी बच्चेदानी का कैंसर, मौखिक, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर है। यूं तो कैंसर के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। कैंसर शरीर के किस हिस्से में है, इसी के अनुसार लक्षण सामने आते हैं। कैंसर में शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं काफी तेजी से बढ़ने लगती हैं। इनसे आसपास मौजूद टिश्यू, अन्य कोशिकाएं और ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। कम से कम 10 ऐसे घातक लक्षण हैं जिन पर गौर करना चाहिए। लंबे समय तक कफ आना, घाव का ना भरना, कोई ऐसा मस्सा हो जिसका रंग बदल गया हो, आंतों से जुड़ी भी कई ऐसी बातें हैं जो कैंसर की चेतावनी देती हैं। वजन घटना शुरू होना, भोजन निगलने में दिक्कत होना, बिना किसी तकलीफ के कोई गांठ बनना, लंबे समय से कोई दर्द रहना, अनावश्यक कारण से रक्तस्राव होना और पेशाब को रोकने में मुश्किल होना कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। खाने में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड चीजों के सेवन, धूम्रपान और व्यायाम ना करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय रहते लक्षणों पर गौर किया जाए और बीमारी का जल्द इलाज शुरू किया जाए तो कैंसर के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इन लक्षणों को अनदेखा ना करे और डॉक्टर की सलाह समय पर ले तो स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। आयुष्मान भवः, राज्यसभा टीवी। कैंसर से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमें फोन कीजिए। हमारे फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और पहले कॉलर भी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें अमोल ने कॉल किया है महाराष्ट्र से। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप पूछ सकते हैं अपना सवाल।
जी अमोल, अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। हाँ बोलिए मैडम। जी पूछिए। मैडम, समझो अभी इनके से एक आधे पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, तो पोस्ट ऑपरेशन के बाद में समझो अभी 3-4 साल के बाद में भी उसे वो फिर से हो सकता है क्या? समझो अभी कोलोस्टोमी का ऑपरेशन हो गया था अच्छा। जो 2014 में मेरा, तो अभी मेरी जॉब वगैरह सब चालू है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद में तो अभी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे जो डाइजेशन की प्रॉब्लम अभी हो रही है कि जो भी मैं खाता हूँ वो पचता नहीं है, या फिर अनडाइजेशन सा महसूस करता हूँ ऐसा। अच्छा अमोल, हमारे साथ आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं। आप किससे सवाल का जवाब जानना चाहेंगे? मैडम जो भी, मैं तो तीनों से चाहूंगा क्योंकि आराम पड़ना चाहिए। ठीक है डॉक्टर गोगिया, आप कुछ और जानकारी चाहेंगे इनसे? कहाँ का कैंसर था? हाँ अमोल, आप अपनी जो स्थिति है वो साफ करें। आपको जो तकलीफ है वो आपको कैंसर, कहाँ का कैंसर था? मुझे रेक्टम का था मैडम। रेक्टम कैंसर। तो यूजली जो कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं, यूजली वो 3 से 4 साल तक बिल्कुल ठीक रहते हैं। अगर आपका इनिशियल स्टेज पता हो कि वो रेक्टम का कैंसर कौन सी स्टेज का था, इनिशियली 1 और 2 स्टेज में वो यूजली ठीक रहते हैं। लेकिन जो स्टेज 3 और 4 के में कैंसर के लक्षण दोबारा आ सकते हैं, जो 3 से 4 साल के बाद दोबारा आ सकते हैं। उसके लिए आप जो भी आपका कंसर्न डॉक्टर है जिसने ऑपरेशन किया है उनसे रेगुलर चेकअप कराइए, और हो सकता है कोई टेस्ट हो, जैसे रेक्टम के थ्रू टेस्ट होता है या अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन चेस्ट होता है, वो कराइए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन हो गया तो वो कैंसर कभी नहीं हो सकता। डेफिनेटली स्टेज 2 और 3 में कैंसर दोबारा होने के चांसेस रहते हैं। जो आपका प्राइमरी फिजिशियन है जिसने ऑपरेशन किया है उसके यहाँ आप जा सकते हैं और उनसे आप टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कैंसर दोबारा तो नहीं हुआ है। डॉक्टर हुद्दर, ये किस तरह की एहतियात बरत सकते हैं? देखिए, इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हम इसमें काम कर रहे हैं तो इसमें एक डिवाइडेशन किया है, जैसे कि प्री कैंसरस कंडीशंस होते हैं और प्राइमरी स्टेज या फर्स्ट स्टेज में होते हैं। तो सर्जरी या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी होने के बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और लास्ट जो इनके लिए जो संबंधित है, जो रिकरेंस को रोकने के लिए ऐसे कंडीशंस में बहुत सारे इंटीग्रेशंस चल रहे हैं। हमें एम्स के साथ हमने सेंटर ऑफ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी जो किया है हमारे इंस्टीट्यूट में, उधर यही हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा स्टेज में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम हाथ जोड़ के जो सभी कंट्रीब्यूशन में, इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, इसी स्टेज पे हम काम कर रहे हैं। और अगर रिकरेंस की बात हो इन सच ऐसे कंडीशंस में, ये जो बहुत पूछ रहे हैं, उसमें बेहतर है कि आप हमारे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे उनको कंसल्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करके उसको कंफर्म करना चाहिए कौन सा क्या चल रहा है। फिर साथ साथ में उनको आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या होम्योपैथिक मेडिकेशन जो भी इसमें जो एक्सपोजर है, हम जब हमारा इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी में हम कर रहे हैं, वैसे इनको मुझे लगता है कि ऐसे कंडीशंस में इनको रिकरेंस ना आए, ऐसे थोड़े मेडिसिन ऐसे बहुत अच्छे मेडिसिन मिलेंगे। इसको उनको लगातार, अगर रसायन हम बोलते हैं ऐसे कंडीशंस में, इसको लगातार लेते रहेंगे तो जो भी चांसेस हो दैट विल कम डाउन लिटिल। डॉक्टर शाह जी, होम्योपैथ कैंसर के बारे में क्या कहता है और होम्योपैथ किस तरह से इसका इलाज करता है? ये जो पेशेंट अब हमसे बात किया, उनका डर है कि इनका रिकरेंस है या नहीं। उसी के लिए वो पहले तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करके पता करना है वेदर देयर इज एनी रिकरेंस और नॉट। इसके बाद मेरे ख्याल से ही हैज़ टू मीट एनी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ नियर बाई, और उनका सारे इन्वेस्टिगेशन का डिटेल्स दिखा के, यूजुअली होम्योपैथी में क्या करता है, टू अरेस्ट द रिकरेंस देयर इज अ थेरेपी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। जो ये पेशेंट है, इनका फिजिकल और मेंटल फीचर्स को देख के एंड ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ इनका ये डिसीज को भी कंसिडर करके वो एक दवाई देगा कि दैट एक्चुअली एक्ट्स ऑन द होल पर्सन एज अ होलिस्टिक थेरेपी, एंड वो प्रिवेंट करेगा रिकरेंस। बिल्कुल, इसी के लिए he has to meet a qualified homeopath in the location। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ सुमेर सिंह जुड़ गए हैं, सूरत से इन्होंने हमें कॉल किया है। सुमेर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। सुमेर, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। हेलो जी, सवाल पूछिए सुमेर। मैं रफीक बोल रहा हूँ। मैं जी,
रफीक, आप राजस्थान से आपने हमें कॉल किया है, जी सवाल पूछिए। मैम, अगर पेशाब आने से ज्यादा पेशाब आने के कारण जी कैंसर के लक्षण होते हैं। ठीक है डॉक्टर, आप कुछ और ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है? ज्यादा अच्छा, ये कह रहे हैं कि इनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, क्या ये किसी चीज़ का लक्षण है, कोई जांच की ज़रूरत है इन्हें? हाँ, अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना है तो डेफिनेटली ये एक टाइप का कैंसर होता है जिसमें जो बाउल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसमें बार बार डायरिया होता है। तो ऐसे केस में आपको स्टूल का टेस्ट कराना चाहिए और एक लोअर जीआई एंडोस्कोपी होती है जिसमें कोलोन देख सकते हैं, वो ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपका ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, 6 महीने से 8 महीने से ज़्यादा बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है और कोई रीज़न नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोलोनोस्कोपी ज़रूर कराना चाहिए और साथ में आपको स्टूल टेस्ट भी ज़रूर कराना चाहिए। रफीक, ये कितने समय से आपको ये समस्या है? तो बिल्कुल जल्द से जल्द अगर ये डॉक्टर से सलाह लेंगे तो इनके लिए उतना ही बेहतर होगा। डॉक्टर हुदर, अगर आयुर्वेद में हम जाने तो आयुर्वेद कैंसर को किस तरह से देखता है, और हम देख रहे हैं कि आजकल कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ये कैंसर तो अभी तक ऐसे पर्टिकुलर कॉज ऐसा है करके अभी तक कोई सॉलिड रीजंस इसमें नहीं मिले हैं। वैसे भी सस्पेक्ट किया गया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में कैटेगराइजेशन किया है इसका। तो ये स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, सो ऑल दीज थिंग्स एवरीवन नोज, ये सब जानते ही हैं। ये कौन सा कारण से होता है ये हम बोल नहीं सकते, लेकिन प्रेफरेबली बोलेंगे तो ये लाइफस्टाइल डिसीजेस जो खान पान है इसमें, और उनका जो व्यसन है, जो टोबैको, स्मोकिंग, ऐसे चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो इसका प्रिवेंशंस बहुत ये कर सकते हैं। वैसे प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट ही है इसके लिए अलग, जो हमारे आयुर्वेद में भी एक है ऐसे प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, जो है स्वस्थ रुत बोलते हैं, जो जीवन शैली के बारे में बोलता है कि ऐसे कैंसरस अगर घर में किसी को कैंसर है, इनको भी होने की चांसेस होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। अच्छा। तो ऐसे कंडीशंस में इनको कैसे प्रिकॉशंस लेना है, ये एक लाइफस्टाइल क्लिनिक है हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में। उधर आके उनको, अगर उनके घर में है, इनको भी होने की चांस है, तो प्रिवेंशन में ये वो चांस ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर शीलू हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। शीलू, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। मैम, मुझे पूछना था कि मेरी वाइफ के चेस्ट में गिठानी हो रही है, तो उनके भी चांस बनते हैं क्या? ऐसे कुछ कंडीशन के दर्द भी होता रहता है उसको। अच्छा, ये कितने समय पहले आपने नोटिस किया है? मैम, 10 साल हो गए हैं। पहले इसकी गिठान निकलवाई थी, चेस्ट में हो रखी थी, जो वापस अभी गिठानी बन रही है उसके। हाँ, डॉक्टर गोगिया, आप और कुछ जानना चाहेंगे इनसे या? तो 10 साल में कोई टेस्ट वगैरह हुआ है जो बार बार गठान हो रही है इसके लिए? हाँ मैम, सर कराया मैंने, इसका टेस्ट कराया, लेकिन अभी ऐसा कुछ आया नहीं। नहीं, चेस्ट में बार बार गठान हो रही है। और आपकी वाइफ की एज कितनी है? सर 28। तो यूजली 28 ईयर्स में जो बार बार गठान होती है वो बिनाइन डिजीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 10 साल से है, बार बार हो रही हैं, तो एक बार आपको बायोप्सी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट का ज़रूर कराना चाहिए, तो देखना चाहिए कि कैंसर में चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत है तो ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिक हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हमेशा होता है ट्यूसडे फ्राइडे, उसमें एक बार आपके आके दिखा सकते हैं। लेकिन इस गठान को आपको ऐसे छोड़ना नहीं है कि बार बार हो रही है, देखते हैं कुछ 10 साल बाद और कुछ देखेंगे। इमीडिएटली इसको टेस्ट कराना चाहिए, एटलीस्ट बायोप्सी और अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम करा के जरूर देखना चाहिए कि ये कैंसर में तो चेंज नहीं हो रही है। और मैंने जैसे पहले बताया, हो सकता है 90% ये बिनाइन गांठें हो, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बट एक बार टेस्ट करके इसको डिसप्रूव करना चाहिए कि कैंसर है या नहीं है, क्योंकि बाद में कैंसर ये अप स्टेज होके या स्टेज 4 में आएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर शाह जी, अगर बात करें तो मैंने जो पढ़ा है कि कैंसर के 100 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं और वो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। Yes. भारत की अगर बात करें तो भारत में किस तरह के कैंसर ज़्यादा पाए जाते हैं और उनके पीछे क्या कारण है? If you see the incidence of cancer in India, mostly the leading cancers are breast cancers, then mouth and cervical cancer in case of females. So
and another thing is, it is usually seen in case of people those who are of low socio-economic status and living in unhygienic conditions. And oral cancer, if you see, one is तंबाकू का सेवन करना, दूसरा oral hygiene poor होना, और तीसरा damaged tooth which is not been extracted or not been attended at time. ये तीनों कारण से oral cancers ज़्यादा होता है. और cervical cancers again, so when lack of hygiene can cause, and even recurrent infections to the cervix. And if it is not been investigated, usually it is told that as a precautionary measure, the pap smear should be done to see the changes in the cellularity. And if it is not been done regularly, then there is a chance that recurrent infections can lead to cervicitis and then finally going for cervical cancer. वो प्रिकॉशंस नहीं करने से ये प्रॉब्लम्स आता है. और जैसे हम पहले से डिस्कस किया था कि अपना जीवन शैली, स्पेशली तंबाकू का इस्तेमाल से एशियन कंट्रीज में दिस इज ओरल कैंसर एंड दैट टू इन इंडिया. एंड यू मे बी नोइंग देयर वाज अ प्रोग्राम launched in India in 2010, NBCDCS, that is National Program on Prevention Control of Cancer, Diabetes, then Coronary Vascular Disease and Stroke. And that was launched under NRHM in 2010 just to screen and see the incidence of these cases and do early prevention or maybe treating in advance. अब जो डेटा हमको मिला 2012 से लेके 2018 तक, मीन्स 6 साल में, they found that there is an increase of 15.7% of cancer in India. That's an alarming situation. बिल्कुल. So unless people अवेयर होके ये जो आदतें छोड़ना, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएगा. बिल्कुल. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. शैलेश ने हमें कॉल किया है मणिपुर से. शैलेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए. आप अपना सवाल पूछिए. सर, मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था. ये लास्ट दिसंबर में डिटेक्ट हो. हेलो. जी 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 जी. ये लास्ट दिसंबर में डिटेक्ट हुआ था और मतलब विद इन 6 मंथ जुलाई लास्ट ईयर जो है एक्सपायर हो गए पिताजी. तो पहला तो सवाल ये है कि डिटेक्ट जो हुआ था उनको डेंटल प्रॉब्लम के थ्रू डिटेक्ट हुआ, मतलब शुरू में डेंटल प्रॉब्लम आया उनको, और जब यहाँ पे टेस्ट करवा रहे थे तो ये डायग्नोसिस जो है गलत हो गया या क्या हो गया. उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस किया कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है. तो यहाँ पे कुछ हद तक इलाज चालू किया हमने. फिर हमें खुद शक हुआ कि कुछ और हो सकता है, तो हमने बायोप्सी के लिए प्रिफर किया और बायोप्सी दिल्ली में जाके करवाया और दिल्ली में ही इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ. तो जैसे ही कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि अभी तो स्टेज 3-4 पहुंच चुका है, मुश्किल है. रेटिकुलर ट्राइगोन का कैंसर था उनको. तो विद इन 6 मंथ जो है, मतलब ऐसा भी हुआ कि बीच में हमको नहीं लगा कि ही इज रिकवरिंग, बट ऑल ऑफ सडन जो है उनकी हालत और खराब होने लगी एंड देन मतलब विद इन 6 मंथ जो है वो एक्सपायर हो गए. तो पहला तो सवाल ये है कि कैसे हम जो है मतलब एडवांस स्टेज पहुंचने से पहले हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसको और मिस डायग्नोसिस ना हो, इसकी ये श्योरिटी कैसे हम पा सकते हैं. दूसरा जो है, अभी मैंने जैसे सुना कि मतलब हेरिडेटरी कैरी होता है, तो नाउ हमारे परिवार में बाकी लोगों को ये ना हो या फिर इसके चांसेस, इससे प्रिवेंशन के लिए मैं एलोपैथिक में भी कुछ ऑप्शन चाहता हूँ. मैंने आयुर्वेदिक का आपका ऑप्शन सुना अभी. तो एलोपैथिक में इससे क्या ऑप्शन है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस अवेलेबल होता है मेजरली अभी भी इंडिया में मेरे ख्याल से एलोपैथिक है. जो नियर बाय हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एलोपैथिक है. तो हमारे जैसे छोटे राज्यों में, मणिपुर जैसे दूर दराज के राज्यों में, हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, चूंकि परिवार में एक ऑलरेडी केस हो चुका है. तो आप इस पे जरा प्रकाश डालेंगे तो. बिल्कुल शैलेश, बिल्कुल आपकी जो सभी सवाल हैं उनका हम जवाब लेंगे. डॉक्टर गुगिया, सबसे जाहिर सी बात है कि हम बार बार कहते हैं कि लक्षणों को जितनी जल्दी आप पहचानेंगे उतनी जल्दी इलाज मुमकिन होगा. तो कैसे लोग ध्यान रखें कि हमें डॉक्टर के पास अब जाना है और इसकी जांच करानी चाहिए? मैम, जो पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने जो डिस्प्ले किया है उसमें हमने जो मेजर सारे सिम्टम्स हैं उसमें कवर किए हैं.
जो जैसे सर ने बताया, जो भारत में सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद गले का कैंसर है, उसके बाद सी सर्विक्स और सी ओवरी हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में तो इजीली हम देख सकते हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, जो 48 साल के बाद की जो महिलाएं होती हैं, वो अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद कर सकते हैं या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किसी से करा सकते हैं। शरीर में कोई भी गांठ हो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये नहीं कि उसको थोड़ा टाइम दें, 6 महीने 7 महीने के बाद अगर ठीक हो जाता है, नहीं होता है, इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैंने जैसे पहले बताया, हो सकता है वो बिनाइन भी हो, बट उसको हमें टेस्ट करके प्रूव करना चाहिए वो बिनाइन ही है, मैलिग्नेंट है। तो इमीडिएटली कोई भी चेस्ट में गांठ होती है, एक्जिला में गांठ होती है, तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर, अगर हम शैलेश के मामले की बात करें, जैसे इनके पिताजी दुर्भाग्यवश गुजर गए कैंसर की वजह से, तो ये किस तरह की एहतियात बरतें और क्या इन्हें टेस्ट अभी से करानी चाहिए कुछ? हाँ, जो उनका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि वो गए, पहले वहाँ गए, ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस हुआ, उसके बाद वो फिर स्टेज 3 में पहुँचे। तो यूजुअली इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा मिमिक करता है कैंसर से। तो कई बार जो हम जैसे टेस्ट लेते हैं, कई बार ट्यूबरकुलोसिस आता है, बट वो इनफैक्ट ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता, वो कैंसर ही होता है, बट वो हम मिस डायग्नोस करते हैं या मिस ट्रीटमेंट डायग्नोस, उसका ट्रीटमेंट गलत होता है, बीच में वो बढ़ता जाता है और वो लोकली एडवांस केस में आ जाता है। जैसे हमारे जो कैंसर इंस्टीट्यूट में बहुत सारे केसेस होते हैं, कोई भी कैंसर होता है वो 6 मंथ का टीबी का ट्रीटमेंट करा के आते हैं, उसके बाद जब वो एडवांस स्टेज में आ जाता है तब हमारे पास आते हैं। तो वो जो 6 मंथ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसी कोई भी शरीर में अल्सर होता है या मुंह में कोई अल्सर होता है, तो उसका इमीडिएटली आप टेस्ट कराएं, उसको अच्छी जगह से टेस्ट कराएं, मतलब कि जो कैंसर पैथोलॉजी के एक्सपर्ट हों वो देखें उस स्लाइड्स को, और उस 6 महीने पहले, मतलब लेट स्टेज आने से पहले ही वो डिटेक्ट करें, तो उसका क्योर पॉसिबल है, रादर देन लोकली एडवांस स्टेज या एडवांस स्टेज में आए। तो यूजली एडवांस स्टेज में आने पे यूजली 4 से 5 महीने ही लाइफ स्पैन रहता है, और उसमें कोई भी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ पाता है हेड एंड नेक कैंसर पे। तो जितना भी मुंह से रिलेटेड जितने भी हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट है हमें उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि जितने भी मुंह और गले के कैंसर होते हैं वो तंबाकू से होते हैं और अल्कोहल से होते हैं। तो हमें तंबाकू को बिल्कुल अवॉइड करना है, और आपके जो फ्यूचर के लिए जैसे है, जो इतना एक्सपोजर हो रहा है तंबाकू का, या उसको प्रिवेंट करें। जेनेटिक टेस्टिंग का जहाँ तक रोल है वो केवल फीमेल कैंसर में ही ज़्यादा है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में BRCA1-2 कैंसर के हम उससे पता लगा सकते हैं कि कैंसर जेनेटिक है या नहीं, या और भी कोई टेस्ट होते हैं, बट वो फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर से रिलेटेड हैं। तंबाकू से रिलेटेड एज सच या जो हेड एंड नेक कैंसर से, उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा जेनेटिक टेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। डेफिनेटली यस, आप अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से रखें, तंबाकू का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें। जब भी कोई मुंह में कोई भी अनयूजुअल सा कुछ होता है, तो उसको कोई भी अल्सर होता है या चेंज होता है म्यूकोसा में, कोई रेड या वाइट कलर की होती है, तो इमीडिएटली कंसर्न करें, उससे वो टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि ये कैंसरस है या नहीं है। और जैसे ही कैंसरस है तो वो इमीडिएटली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। आप अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करें या लोकल कैंसर फिजिशियन से कंसल्ट करें, और इमीडिएटली क्योर होता है स्टेज 1-2 में, और 100% क्योर हो सकता है वो। बिल्कुल। एक और कॉलर गणेश हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटक से। गणेश, शुक्रिया में कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली मेरा पिताजी है 65 साल के, और एक्चुअली उनको हेपेटाइटिस बी से लीवर डैमेज हुआ है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो अभी वो नेक्स्ट क्या है कि अभी उसके अंदर कैंसर हो रहा है, अभी लाइक ऐसे गांठ कुछ हो रहा है। तो अभी ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका जो ब्लड वेसल्स है उसको सप्लाई करने का हम रोक देंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसा। बट अभी ऐसे डॉक्टर को बोल रहे हैं कि वो ऑपरेशन करने के बाद भी लाइक ज़्यादा दिन तक ये नहीं रह पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं क्या ऑपरेशन करूं या न करूं, इसके ऊपर ये एक क्वेश्चन है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि ये क्या लाइक गोमूत्र भी हम पीने के लिए बोल रहे हैं उन्हें, तो इससे क्या कैंसर ये हो सकता है कंट्रोल, रिकवर? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर हुदर, आप इन्हें क्या बताएंगे? देखिए, इनका जो कंडीशन है, जो ये स्टार्टेड विद इन्फेक्शन दैट इज़ हेपेटाइटिस बी के इससे हुआ है। तो उसके बाद में जब ये लगातार रहे और वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऐसे रहे, तो एक कन्वर्टेड इनटू कैंसर। सो हेपेटिक कार्सिनोमा कंडीशन है इनका। तो इनका पूरा स्टेटस एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन जो अब तक किए हैं,
तो उसमें सब देख के अगर इनका जो डायरेक्ट क्वेश्चन था जो इस कंडीशन में सर्जरी करे या ना करे, हाँ। तो ये सर एक बार ओपिनियन लेंगे। लेकिन गोमूत्र के बारे में जो इन्होंने पूछ रहे थे, तो ऐसे है कि ऐसे कंडीशन में सिर्फ गोमूत्र लेने से पूरा क्योर हो जाएगा, ऐसे कुछ हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं है। लेकिन लोगों में लेने के बाद थोड़ा क्योर हो गया, ऐसे कंडीशन को देख के अपने आप लेते होंगे। लेकिन ऑफिशियली वी कैन नॉट से दिस इज गोइंग टू क्योर दिस कैंसरस कंडीशन। लेकिन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, इस कंडीशंस में गोमूत्र एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन हैं हमारे जो हेपेटिक कंडीशंस में है। यूजुअली इन अदर साइंसेस वी फाउंड सम लिमिटेशंस, बट इन this we are getting in hepatic cirrhosis conditions and hepatitis B conditions, we are getting very good results. In that way also hepatic carcinomas we can go for some of the major medications are there. इसके लिए कंसल्ट करके करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही किसी ने गोमूत्र बता दिया, ले लिया, इसमें टाइम पास करना नहीं चाहिए इसमें। तो इसलिए एडवांस हो जाए उससे पहले एक बार कंसल्ट करके उसका ये करें, पहले डिसाइड करें कि सर्जरी करें या ना करें। वो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। डॉक्टर गोगी सर उसके बारे में कुछ सर्जरी को लेकर क्या बताएंगे आप? सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ये हेपेटिक कैंसर होते हैं ये मोस्टली सिरोसिस, जो जैसे सिरोटिक लिवर है उसके बाद डेवलप हुआ है, तो वो सिरोसिस बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं उसकी वजह से होता है सिरोसिस। और सिरोसिस से लिवर कितना डैमेज हुआ है, सर्जरी का ऑप्शन जो भी एक्सप्लोर करते हैं हम वो देखते हैं बचा हुआ लिवर कितना है, वो कितना ज़्यादा बॉडी को एकोमोडेट कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें स्टेजिंग होती है, डिफरेंट स्टेजिंग होती है। डिफरेंट स्टेजिंग के बाद डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। जैसे स्टेज 4 जब कैंसर पूरा फैला होता है, हो सकता है उसमें टैबलेट ही यूज़ हों, लेकिन स्टेज 2, 3 में यूजली स्टेजिंग होता है कि हम लीवर को कितना बचा सकते हैं। अगर लीवर को नॉर्मल लीवर को हम उतना ज़्यादा बचा सकते हैं तो डेफिनेटली सर्जरी इज़ द वन ऑप्शन। सर्जरी लीवर कैंसर में ज़रूर करानी चाहिए अगर हम लीवर बचा सकते हैं। अगर कैंसर स्टेज 4 में है, पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो सर्जरी का कोई भी ऑप्शंस नहीं है। डेफिनेटली ये बार्सिलोना स्टेजिंग सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली कितना लीवर बचा है, कितना सर्जरी करके निकाल के बॉडी के लिए जो बचा हुआ लीवर कितना बॉडी को ले सकता है, वो डिसीजन आपका जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लेगा ऑन डिसीजन ऑन द व्हाट इज़ द स्टेज इज़। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि कुछ प्रिवेंशन कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट जो उन्होंने जो रेमेडी बताई होगी। ऐसे लिवर कैंसर में कोई भी अगर वो स्टेज 3 का जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई भी रेमेडी लेने पे उससे कोई प्रिवेंशन का पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है, अभी तक साइंटिफिकली प्रूव ऐसा कोई भी नहीं है। हमारे साथ मुमताज़ जुड़ी है अहमदाबाद से, इन्होंने हमें कॉल किया है। मुमताज़, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब जी, सवाल पूछिए। मैं कर्नलगंज गोंडा यूपी से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद। जी जी जी। 2014 में नवंबर 2014 में हमारा ऑपरेशन टाटा में हुआ था फेफड़े का। दाहिने तरफ हमारे फेफड़े में कैंसर था, 2 गांठें पड़ गई थी। उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हुआ। इसके बाद जो हमारे डॉक्टर साहब ये दर्द रहता है, जो ऑपरेशन वाला जो हुआ है ये करीब 10 इंच का है दाहिने तरफ। तो ये दर्द हमेशा बना रहता है, हल्का हल्का दर्द रहता है, किसी वक्त तेज हो जाता है। तो वहां पर जब मैंने दिखलाया तो डॉक्टर ने कहा कि अरे पेन किलर दवा लिख दिया। तो कहा कि पेन किलर दवा ज्यादा मत खाओ, नहीं तो अरे गुर्दा फेल हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ साहब? हेलो जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम जानेंगे। डॉक्टर गोगिया, आप बताइए, इन्हें पेन किलर दिया जा रहा है, क्या खाना ठीक है, और दर्द के पीछे क्या कोई और भी वजह हो सकती है अभी? सबसे पहले देखना होगा इतना लंबा दर्द क्यों हो रहा है। यूजली सर्जिकल जब प्रोसीजर होते हैं उसके बाद जब इंसिशन मार्क होते हैं उसके आसपास दर्द यूजुअली रहता है, वो 6-8 महीने रहता है। लेकिन ऐसे 2 महीने इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है तो यूजली एक बार इन्वेस्टिगेशन करा के देख लीजिए कि दर्द का रीज़न क्या है, कुछ और तो नहीं है और कोई रीज़न तो नहीं है। और इतना ज़्यादा पेन किलर खाना 2 साल से आप खा रहे हैं तो डेफिनेटली किडनी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमें सबसे पहले देखना होगा दर्द क्यों हो रहा है। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट कराने होंगे। अगर वो दर्द न्यूरोजेनिक होगा या मस्कुलर होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर वो पोस्ट प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि दर्द इतना लंबे टाइम से क्यों हो रहा है। वो प्रोसीजर के कारण है जहाँ लंग ऑपरेशन हुआ, या और कोई रीज़न तो नहीं है जिसके जो हम दूसरी तरह की दवाओं से उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, यानी पेन किलर खा रहे हैं, लेकिन ये पता करें कि दर्द के पीछे वजह क्या है और दर्द आपको क्यों हो रहा है। विकास ने देहरादून से हमें कॉल किया है। विकास, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो टारगेटेड मेडिसिन हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में,
वो मतलब कितनी सक्सेसफुल हैं ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से, और भारत में उनका प्रचार प्रसार या जो कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स, उनको कितना बढ़ावा दे पा रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर गोगिया। तो जो टारगेटेड ट्रीटमेंट है, जो आपका अगर ऑप्शंस हैं, टारगेट ट्रीटमेंट कुछ ही कंडीशंस में सक्सेसफुल है। नंबर 1 जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें एक टारगेट थेरेपी होती है जो ट्रास्टुजुमैब नाम से होती है, पुराना नाम उसका हर्सेप्टिन था। वो कुछ कैंसर सेल्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में जो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा प्रभाव है और इसका ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स भी मिले हैं और टाइम टेस्टेड हो गया, अब तो 15-20 साल हो गए हैं। तो उसकी वजह से टारगेट ट्रीटमेंट का डेफिनेटली कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है। लेकिन कुछ ही कैंसर हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हैं, जैसे सेकंड कैंसर है लिम्फोमा, जिसमें रितुक्सीमैब करके एक ड्रग होती है, वो काफ़ी प्रैक्टिस चेंजिंग है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है और वो लेफ्किन लिम्फोमा में यूज़ होती है। वो CD20 पॉजिटिव एक लिम्फोमाज होते हैं, उसमें यूज़ होती है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की टारगेटेड थेरेपी हैं जो डिफरेंट कैंसर में यूज़ होती हैं और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। टारगेट थेरेपी का सबसे अच्छा बेनिफिट है, एक तो उसी टारगेट पे काम करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। तो डेफिनेटली यस, टारगेट थेरेपी का प्रभाव है डिफरेंट कैंसर पे, बट उसके लिए टारगेट होना चाहिए। एंड सेकंड, यूजली आपका जो क्वेश्चन है कितना हम उसका वो कर पा रहे हैं, ये तो आई डोंट नो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर ही आधारित हो पाएगा। हमने अपने इंस्टीट्यूट में कुछ टारगेट थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करी हैं, बट वो इतने एक्सपेंसिव होती हैं कि कई बार हर पेशेंट का लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हम कोशिश करते हैं कि वो हर पेशेंट को प्रोवाइड हो, इधर किसी भी ढंग से PM फंड या भारत सरकार से मदद ले सकते हैं या NGO से मदद ले सकते हैं। बट डेफिनेटली टारगेट थेरेपी का कुछ कैंसर में बहुत अच्छा प्रभाव है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसके लिए टारगेट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फोमा में, ब्रेस्ट कैंसर में HER2 है टारगेट, लिम्फोमा में CD20 है टारगेट, तो उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। डॉक्टर शाह जी, कई ऐसे लोग हैं जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसके ज़रिए इलाज कराना काफ़ी बेहतर समझते हैं। कैंसर को लेकर अगर बात करें तो होम्योपैथी किस तरह से और कितनी मदद करने में कामयाब रहता है? Homeopathy, the intervention of homeopathy can be done in cancer cases in almost in 5 areas. First is like जो pre-cancerous cases, जैसे आपका तंबाकू सेवन में जो आता है ल्यूकोप्लेकिया. Leukoplakia is a fibrous white patch which comes in the mucous lining. That will, over a period of time, that will convert into cancer. ऐसे cases जैसे पहले आप स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई किया तो उसी को ट्रीट कर सकता है. There we have treated cases and we have results of those cases which have been reverted into normal mucosa. That is one area. Second is cases of cancer, irrespective of the stage, if they haven't taken chemoradiotherapy and their vitality is good, means general health is good, they'll be able to tolerate the treatment. In ऐसे cases में we take up their cases and in such cases the patient will be able to give us more data with the more characteristic symptoms. Based on that we can prescribe medicines and there will be results. And third area would be जहाँ पेशेंट कीमो रेडियो थेरेपी लेता है और उनको साइड इफेक्ट्स आता है. ऐसे केसेस में जैसे यूजुअली व्हाट हैपेंस इज इन रेडियोथेरेपी एंड कीमो देयर कैन बी साइड इफेक्ट्स लाइक अल्सर्स इन द माउथ, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ट्रिस्मस मीन्स डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, देन जलन मीन्स पेट में जलन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इन लॉस ऑफ हेयर. इन सच केसेस we have a project which is happening in Delhi State Cancer Institute. There we are treating cases of chemoradiotherapy patients those are suffering from side effects. And what we are seeing is like those patients, those who are into a standard treatment protocol, are able to adhere to their protocol very religiously because of our intervention. There are less number of dropouts and they are able to follow the treatment. And you know, in case of chemoradiotherapy, time is very important. Unless they take it regularly, the desired effect will not come. इसलिए we are able to help them. And the fourth category would be after having an episode of cancer. मन में रहता है भाई कि दोबारा आएगा नहीं आएगा. उसी के लिए जैसे मैं पहले बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जस्ट टू डिसाइड व्हाट इज द ड्रग ऑफ दैट पेशेंट, वो इस्तेमाल करने से उनको रिकरेंस डिले कर सकता है, नहीं तो देयर विल नॉट बी इन अ रिकरेंस आल्सो. एंड द फिफ्थ कैटेगरी वुड बी पैलिएशन.
When we know that the patient has gone beyond a limit where the advanced stage, and then there is no point of return, ICU cases made just to alleviate the pain and suffering of the patient, we can administer homeopathic medicine, and their palliative effects are very much in homeopathic therapy. बिल्कुल, यानी इन तरह से होम्योपैथी भी मदद कर सकता है। एक सवाल हमारे साथ जीमेल के जरिए आया है और ये सवाल हमसे सुब्रत भट्टाचार्य ने पूछा है। कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। इन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 52 साल है और मुझे स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। मैंने ऑपरेशन भी कराया, तो क्या मुझे दोबारा हो सकता है और मुझे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? इसको लेकर डॉक्टर हुद्दर आप क्या जवाब देंगे? और ख़ास तौर से लोग सावधानी को लेकर जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग मानते हैं कि हमारी रसोई में ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम करें और फास्ट फूड से दूर रहें तो भी काफ़ी हद तक कैंसर से बचा जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये तो प्रोस्टेटिक कैंसर है इनका, तो 52 इयर्स पे ऑपरेटेड हुआ है, तो ये रिकरेंस चांस नहीं होता ऐसे बोल नहीं सकते, रिकरेंस चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इतना पैनिक होने का भी ज़रूरत नहीं है कि होगा ऐसे सोचते भी बैठना नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नेग्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो होते हैं, वो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ थोड़े मेडिकेशन, जैसे सर ने कैटेगराइजेशन बताया, यही सेम कैटेगराइजेशन में हम भी चल रहे हैं कि जैसे रिकरेंस को रोकने के लिए थोड़े मेडिसिन बहुत हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो घरेलू में यूज़ कर सकते हैं वो एंटी हल्दी हो, या हमारा टर्मरिक और मेथी होता है, और तुलसी भी सुना तुलसी बहुत सारे होते हैं जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के होते हैं, रूटीनली कंज्यूम करते भी हैं। थोड़े इसमें से ऐसे होते हैं जो एक्सेस में थोड़ा सा लेना पड़ेगा उसको कि वो मेडिसिनली एक्ट करे। उसके साथ में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो मैंने रसायन जो बता रहा था, आज के कॉन्सेप्ट में बहुत ऊपर आ रहा है रसायन, दैट इज कॉल्ड एज रिजुविनेटिंग थेरेपी। सेल्स को अपने ऑप्टिमम स्टेट में रखने के लिए एक रिजुविनेटिंग थेरेपी होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो रसायन 6 महीने, 1 साल, 2 साल इसको लगातार खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे कुछ नहीं होते हैं। इसको तो कंटिन्यू जैसे फूड हम लेते हैं ऐसे थोड़े मेडिसिन होंगे, जैसे घर में ही डिपेंड रहने से अच्छा है कि ऐसे रसायन को थोड़ा उनको दे दिए तो ये रिकरेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल। डॉक्टर शाह जी, जैसे हम बात करते हैं खान पान की, जीवन शैली की, हम देखते हैं कि फ़ास्ट फूड को लेकर लोग कहते हैं कि नहीं मोटापा हो जाएगा या मोटे हो जाएंगे, लेकिन ये कम सोचते हैं कि इनसे हमारा शरीर अंदर से भी कितना ख़राब हो रहा है। तो ये जो खान पान हमारा गड़बड़ होना, ये कितनी बड़ी वजह कैंसर के लिए हो सकती है? जैसे आप इन योर क्वेश्चन ओनली हैव टोल्ड दैट आफ्टर ईटिंग दिस फास्ट फूड दे पुट ऑन वेट। Obesity is one of the major cause for cancer. बिल्कुल। So another thing is this all the chemicals which are been added in these preparations, like your taste makers, preservatives. These all are actually harmful for the. That's not a normal food. It's a modified one. So if you see the Western world also, people consume packed food or bottled ones, and they company may pack it today and it may be coming to maybe a month or two. So by the time this is eatable stuff, so it should be preserved. So preservatives and the colors which are being added, they are harmful and they are non-carcinogens. So therefore, the one tendency what we see in schools also these days, like children are going to the shops and getting all these packed foods. They are very tasty. They get addicted to that. It's an addiction. Children, they don't want to have the regular food at home. They will prefer for those things. That should be discouraged and should be avoided. यानी बचपन से ही जितनी अच्छी आदतें हम डालेंगे बच्चों में, yes, उतना ही अच्छा होगा। And one more thing I want to add, like all these sugarated drinks, आपका जो भी, I don't want to brand name them, but all these are packed with sugar, and sugar is one of the reason for sugar. Actually, cancer cells grow in glucose and sugar. So if you add more sugar, the growth of that will be increased. So we should actually restrain from all these sweetness and sugars. बिल्कुल। एक और कॉलर हैं, जानवी पटेल ने हमें कॉल किया है अहमदाबाद से। जानवी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। હા, તો મોઢામાં જે આંગળી ઘાલી, આપણે ખોરાક મૂકવા માટે જે આંગળી ઘાલીએ છીએ, તો એ 2 કે 1 જાય છે, તેનું કારણ શું છે? जानवी, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे अगर आप हमसे हिंदी या अंग्रेजी में अपना सवाल पूछें तो बेहतर होगा। ठीक है। तो हम जो खुराक खाते हैं मुंह में रखने के लिए,
उसमें हमारी आंगली सिर्फ 2 या 3 जा रही है, तो उसका कारण क्या है? आप क्या खाते हैं, एक बार दोहराएंगे सवाल? मतलब कि हम जो भोजन लेते हैं जी जी उसके खाने के लिए जो हम मुंह में निवाला रखते हैं जी, उसमें हम 5 आंगली रख सकते हैं ना, तो उसकी जगह 2 या 3 जा रही है, तो उसका कारण क्या है? जानवी, हम आपसे माफी चाहेंगे, आपका सवाल हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। आप खाना खाने को लेकर कुछ पूछ रही हैं, लेकिन वो साफ नहीं हो पा रहा है कि आप जानना क्या चाह रही हैं। अगर एक बार ये जानना चाहती हूँ कि हम जो मुंह खोलते हैं ऐसे आ करके, जी। तो उसमें जो हमारी 4 आंगलियां आती है सीधी रख के, तो उसकी जगह 2 जा रही है, 3 जा रही है, तो उसका संकोचन हुआ है। अच्छा, यानी आप ये जानना चाह रही हैं आपका जो मुंह है वो खुल नहीं रहा है सही से? हाँ। बिल्कुल। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जानवी, ये तकलीफ आपको ही है? नहीं, मेरी मम्मी जी को है। अच्छा, क्या वो और भी कुछ तंबाकू या किसी तरह का कुछ और इस्तेमाल करती हैं, क्या खाती हैं वो? हाँ हाँ। अच्छा, उनकी उम्र? 40 साल है। ठीक है डॉक्टर हुदर, जो इन्होंने बताया, जो इनके कहने से ये लग रहा है कि जो तंबाकू खाने की वजह से, लगातार खाने की वजह से जो म्यूकोजल चेंजेस होते हैं, तो वो फाइब्रोज्ड वो कह रहे हैं कि ऐसे टुकड़ा करते तो नहीं मुंह कर खुल सकते, ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलास्टिसिटी है उसमें टिश्यूज में वो कम हो गया रहता है। इट इज़ वन ऑफ द प्री कैंसरस कंडीशंस। इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इमीडिएटली इनको तंबाकू सेवन तो बंद करना ही चाहिए। इसके साथ साथ में जो भी लोकल ट्रीटमेंट्स हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, जो भी मेडिसिन, थोड़ा ऐसे मेडिसिन बहुत अच्छे हम उसको कर भी रहे हैं। जैसे कि मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो हम मुंह में उसको रख के उसको गर्गलिंग करने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा देर रखने के लिए बोलते हैं, जो टिश्यूज़ को हेल्दी करें और लोकल एप्लीकेशंस हो। और इन एडवांस में जाएंगे तो डेंटिस्ट्री में भी थोड़ा लेज़र टेक्निक्स, वो भी हमारे इसमें अभी इंस्टीट्यूट में ये करने के लिए भी कर रहे हैं। वैसे इनको हम यही सूचना देंगे कि तुरंत तो तंबाकू को छोड़ें और जो भी लोकल इसको कैंसरस कंडीशन में ट्रांसफ़र ना हो, ऐसे उनको ट्रीटमेंट्स, थोड़ा लोकल ट्रीटमेंट्स लें। ये मेरा सुझाव है इनके लिए। बिल्कुल। शब्बीर अहमद ने हमसे सवाल पूछा है मोतिहारी से। इन्होंने मेल के जरिए हमसे सवाल पूछा है। आइए जानते हैं इनका सवाल क्या है। शब्बीर ने हमसे पूछा है कि मेरा बेटा 5 साल का है, फिलहाल एम्स में भर्ती है, बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है और उसे प्लेटलेट्स बार बार चढ़ाई जा रही हैं, इसके बारे में कुछ राय दीजिए। मैं अजय सर से जवाब चाहता हूँ। डॉक्टर हो गया मैम, जैसे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो है एक्यूट ल्यूकीमिया। ऐसा लग रहा है कि इनको एक्यूट ल्यूकीमिया एक टाइप ब्लड कैंसर होता है जिसमें प्लेटलेट की बार बार ज़रूरत होती है, बार बार उसमें प्लेटलेट जाना होता है और उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया में या ब्लड कैंसर में हम ट्रीटमेंट करते हैं और इनिशियली 30 to 40 डेज़ जब तक उस कीमोथेरेपी का, दवाइयों का असर नहीं आ जाता है, तब तक प्लेटलेट बार बार चढ़ानी पड़ती है। जैसे ही बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, यूजली 30 से 40 दिन में कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन कम हो जाता है। तो एटलीस्ट 30 to 40 डेज वेट करना चाहिए, कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्यूट ल्यूकीमिया होगा 5 साल के बच्चे में, डेफिनेटली यस। यूजली 30 से 40 दिन के अंदर बीमारी कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद फिर बार बार प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन बंद हो जाएगा। अच्छा, तो आगे जाके भी कोई एहतियात इन्हें बच्चे को लेकर बरतनी चाहिए? टोटल जो एक्यूट ल्यूकीमिया, आई डोंट नो, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया भी होता है, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया भी होता है। ALL जैसे ट्रीटमेंट होता है वो यूजुअली 2 साल का होता है, तो 2 साल तक स्ट्रिक्ट रहना चाहिए उस प्रोटोकॉल पे। अगर एम्स में चल रहा है तो हम बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो 2 साल तक ट्रीटमेंट चलेगा। अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है तो 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन दोनों कंडीशन में, दोनों ब्लड कैंसर में 1 महीने के बाद प्लेटलेट काउंट रिकवर हो जाता है, बार बार ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। MS वानी ने भोपाल से हमें कॉल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये कह रहा था सर। हेलो जी, पूछिए। मेरी उम्र है 50 साल। हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए। और मैं भोपाल में विगत 1 साल से हमीदी अस्पताल में इलाज करा रहा हूँ। डॉक्टरों का ये कहना कि आपका 70% लीवर खराब हो चुका है। हाँ, और आप दिल्ली जाइए और 40-50 लाख का खर्चा आएगा और आप अपना लीवर चेंज कराइए। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि बगैर लीवर ट्रांसफर कराए मैं ठीक हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, छोटा सा किसान हूँ 2 एकड़ का। जी वानी साहब, जी हम जानते हैं 70% यानी स्थिति। जी पूछिए। और हम ये चाहते हैं कि बगैर हमारा मतलब बगैर लीवर ट्रांसफर कराए भी हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं?
ठीक है, हम डॉक्टर से सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर गोगिया, मैंने बताया था जैसे लिवर कितना जैसे उन्होंने बताया 70% खराब हो चुका है, तो एक बार एक एम्स के किसी जो हमारे जो लिवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक होता है या हम जो जिसमें हम देखते हैं लिवर ट्रांसप्लांट के कितने फ़ायदे हैं उसमें, और आई डोंट थिंक सो 70 लाख का खर्चा ऐसा होता है। आप एक बार अगर एम्स में आएँ, एक बार दिखाएं कि यहाँ पे कितना हम उस लिवर को बचा सकते हैं। लिवर के ट्रांसप्लांट के बिना भी काम हो सकता है दवाओं से, या कुछ पोर्शन ऑफ लिवर निकाल के या कुछ पोर्शन को एब्लेट करके। तो एक बार वो देखना पड़ेगा, पेशेंट देखना पड़ेगा, पेशेंट के टेस्ट देखने पड़ेंगे। तो आपसे सजेशन है एक बार किसी अच्छे कैंसर सेंटर में, किसी अच्छे कैंसर गवर्नमेंट सेंटर में एक बार आएँ और दिखाएं, रादर देन प्राइवेट में जाएं जहाँ पे इतना 70-80 लाख का खर्चा हो। ठीक है डॉक्टर वानी, आप ज़रूर एक बार, जैसे डॉक्टर भी कह रहे हैं, अगर आप दिल्ली आएँ तो एम्स में आप दिखा सकते हैं, और जाहिर तौर पर डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिवर का जितना भी लिवर है उसको अच्छे से बचाया जा सके और आप अपना जो जीवन है आगे सामान्य रूप से बिता सकें। यूट्यूब पर हमारे पास एक सवाल आया है और इस सवाल को आइए हम देखते हैं। यूट्यूब पे हमसे पूछा है आरवी ने, अभी अपोलो इंडिया ने कैंसर के इलाज के लिए पेंसिल थेरेपी की खोज की है, वहीं इजराइल ने एक नई कैंसर थेरेपी इजाद की है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा असरदार होगी? ठीक है डॉक्टर गोगिया, नई नई थेरेपीज आ रही हैं और कुछ उम्मीदें भी बन रही हैं इसे लेकर कि बहुत जल्दी कैंसर का 100% इलाज मुमकिन हो पाएगा। अभी पीछे जैसे काफ़ी एक साल से काफ़ी जिस टाइप की थेरेपी है, आई डोंट नो पेंसिल थेरेपी है या प्रोटोन थेरेपी है, इनको क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि ये मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि अपोलो में तो रिसेंटली अभी प्रोटोन थेरेपी ही उन्होंने की है। तो रियली डोंट नो ये पेंसिल थेरेपी है या अगर हम इसको जनरल उसमें लें तो जो थेरेपीज जितने भी थेरेपी आ रही हैं जो 1-2 साल में हुई हैं, अगर ये डेफिनेटली प्रोटोन थेरेपी है तो अभी रिसेंटली आई है, बहुत ज़्यादा उसका आउटपुट इंडिया में नहीं आया, अभी एक ही सेंटर ने उसको लॉन्च किया है। बट जो डिफरेंट अदर जैसे पेंसिल थेरेपी अलग टाइप की जो 100% कैंसर क्योर करने का दावा करती हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। तो अननेसेसरी मिथ में ना जाएं और अपना पैसा उस पर वेस्ट ना करें जब तक हमारे पास कोई एविडेंस ना आ जाए। आई थिंक दिस इज द टाइपो एरर, दिस इज नॉट ए पेंसिल थेरेपी, आई गेस। ठीक है डॉक्टर हुदर, जैसे अभी हमारे पास MS वानी ने सवाल पूछा जिनका 70% लिवर ख़राब हो चुका है। ठीक है, कई सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए भी आयुर्वेद कहता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल दूर रहने के लिए भी आयुर्वेद कहता है, तो उन्हें कुछ सलाह देंगे आप? जैसे यूजुअली जो लिवर के बीमारी इसमें होते हैं, हमारे साइंस के हिसाब से ये पित्त और जो रक्त दोष होते हैं इनके हिसाब से होने वाले डिसीज़ होते हैं। तो इसके लिए जो भी है स्पाइसी हो, ऑयली हो, जो पित्त को बढ़ाएं, ऐसे वाले, और जंक फूड्स बाकी के सब उसमें आएंगे जो पित्त को बढ़ाएं। ऐसे चीज़ों को उनको अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल हेल्दी जो रूटीन फूड्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं इनको ज़्यादा उनको इस्तेमाल करें, ताकि वो लिवर के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े जो फंक्शन के लिए जो होता है। ऐसे इनको हम बोल सकते हैं। और ये भी मैं इनसे ऐड करना चाहूँगा, अगर इनको इकोनॉमी की वजह से हो या कुछ भी हो ऐसे कंडीशंस में, एटलीस्ट जब उनको कंसल्ट करें, जैसे सर ने जो बताए थे उनको कंसल्ट करने तक एटलीस्ट उनके साथ जो सपोर्टिंग थेरेपीज़ हैं उनको तो एटलीस्ट लिया जाए। क्योंकि अब तक हमने जो प्रैक्टिस में देखा हुआ है, लिवर्स के कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशंस में आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ही बेहतर काम कर चुके हैं, और मेरी खुद भी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व भी हूँ। तो उसमें हमने बेहतरीन रिजल्ट्स भी देखे हैं। जो पेशेंट्स आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और हमें होता नहीं है करके, फिर भी वो मजबूरन आके एडमिट भी हो जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में बहुत चैलेंजिंग रिजल्ट्स भी हमने देखा है, और हम उसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं कि कितने लेवल तक हम जाके उसको मेडिसिनली करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमने अभी भी एक रिसेंटली डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी सजेस्टेड कीमोथेरेपी, एंड ऐसे भी एक पेशेंट था जो डिस्चार्ज होके आए थे, 1 महीने के लाइफ स्पैन है आपका, 32 ईयर्स एज का एक लिवर सिरोसिस कंडीशन था। ऐसे कंडीशन में बिल्कुल विथ असाइटिस, जॉन्डिस, विथ हाई 32 बिलीरुबिन एंड सच कंडीशन आए थे। तो वो बिल्कुल 1 महीने एडमिशन के बाद में हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है उसका। तो ही हैज़ परफेक्टली ऑल राइट, एंड ही वाज लिटरली सेइंग इट वाज अ पुनर्जन्म फॉर हिम। सो सच थिंग्स आर हैपनिंग, वी आर डॉक्यूमेंटिंग देम।
तो नाउ एटलीस्ट वो अभी उनको ऑप्ट करें कि जो चलता रहे उसको कंसल्टेशन करें, साथ में ही उनको ये भी ऑप्शन है कि वो मेडिसिन अभी के अभी थोड़ा शुरू करके उसको बचाने की कोशिश करें। लाइफस्टाइल चेंजेस तो करना ही है उनको। बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। डॉक्टर शाह जी, इससे पहले भी जो एक 5 साल के बच्चे का सवाल था जिन्हें ब्लड कैंसर था, डॉक्टर गोगिया ने भी काफ़ी कुछ बताया। होम्योपैथ क्या आगे जाके कुछ ऐसा है कि बच्चों को अगर इस तरह की तकलीफ है तो होम्योपैथ की दवाई लगातार जारी रखी जा सके ताकि उन्हें थोड़ी राहत रहे आगे? मे बी आफ्टर दिस अक्यूट क्राइसिस जब वो सेटल होगा, देन आई थिंक ही कैन स्टार्ट विद द मेडिसिन विच कैन, जैसे मैं बता रहा था, एक ट्रीटमेंट मॉडलिटी है रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। बाय दैट मे बी द एपिसोड्स ऑफ this drop of platelet or maybe the manifestation of disease, the episodes can be the spaced, maybe which is recurring in every year or means every 2 years, that can be spaced for maybe about a span of 5 years or 10 years. वो करके then the quality of life can be improved by actually our medicines. What it does is it actually it is modulating the immunity. It improves resistance of the person to fight out the disease. So that way, homeopathy medicines are harmless and they actually help them to withstand the pressure from the disease. वो कर सकता है। बिल्कुल। और जहाँ आप इम्यूनिटी की बात कह रहे हैं तो वहाँ जाहिर तौर पर खान पान का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और होम्योपैथी भी अपनी तरह से मदद कर सकता है। आयुर्वेद को लेकर जैसे डॉक्टर हुद्दर ने बताया कि काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें खुशी भरे चेहरे के साथ भी वापस गए हैं, और डॉक्टर गोगिया ने बताया कि समय पर डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तीनों मेहमानों का फ़िलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कैंसर से जुड़े तमाम पहलुओं पर इतने विस्तार से बात करने के लिए। तो देखा आपने कि कैंसर के प्रति जागरूकता ही बचाव का सबसे अच्छा जरिया है, और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव, समय पर जाँच और सही इलाज से कैंसर पर शिकंजा कसा जा सकता है। यही नहीं, थोड़ी कोशिश और सावधानी बरतकर कैंसर से बचाव भी काफी हद तक मुमकिन है। तो आज की बातों पर गौर फरमाइए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। अगले अंक में बात होगी डिप्रेशन की और उसके निदान और बचाव की। हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।